स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल। हमारी इस खास पेशकश पर हम बात करेंगे दिल्ली के जन लोकपाल बिल के बारे में। दरअसल जन लोकपाल पर एक बार फिर से तलवारें खींची हुई हैं। एक और जहां दिल्ली सरकार जन लोकपाल को पास करवाने को लेकर अड़ी हुई है, वहीं सॉलिसिटर जनरल ने जन लोकपाल पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। जबकि इस आरोप से बौखलाई आपने दिल्ली के उपराज्यपाल को केंद्र का एजेंट तक कह दिया है। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि इस जन लोकपाल का आखिर होगा क्या। तो केजरीवाल सरकार का ड्रीम कानून जन लोकपाल कानूनी पचड़े में फंस गया है। सॉलिसिटर जनरल और दूसरे कई कानून के जानकार मानते हैं कि यह बिल और दिल्ली सरकार का तरीका गैर कानूनी है। दिल्ली सरकार अब वादा कर चुकी है कि 16 फरवरी को पब्लिक मीटिंग में जन लोकपाल बिल पास करवाएंगे। सवाल उठता है कि कैसे। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वादे के पूरे होने में बड़ी कानूनी अड़चन खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जन लोकपाल बिल दिल्ली में पास करवाकर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ ठोकना चाहती है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की राय है कि ये बिल अपने आप में गैर कानूनी है। एलजी को दी सलाह में सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरण ने कहा है, जन लोकपाल बिल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की राय जरूरी है। उसके बगैर जन लोकपाल बिल असंवैधानिक है। संसद के पास लोकपाल और लोकायुक्त बिल प्रभाव में है। ऐसे में दिल्ली में एक लोकपाल बिल केंद्रीय कानून के असंगत होगा। I am not bothered about politics, no. We have only given an opinion based on the constitutional position. Therefore, it is for the government, the governor to consider that and possibly act as he thinks fit, no. सिर्फ सॉलिसिटर जनरल ही नहीं, कानून के दूसरे जानकार भी जन लोकपाल बिल को लेकर केजरीवाल सरकार की हड़बड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। नितांत असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन गैर कानूनी काम करने का और संविधान की अवहेलना करने का भी लोगों को अधिकार है। दिल्ली सरकार के बिल पर कानूनी अड़ंगा लगने से कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया है। इधर केजरीवाल स्टेडियम में पूरे सियासी तमाशे के साथ बिल पास कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो उधर कांग्रेस ने इसका विरोध करने की ठान ली है। लाया जाएगा वो गैर कानूनी। अभी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, इस बात को दे दूंगा। क्या लिख? Well, if there is a legal position and if there is a constitutional propriety which needs to be observed, then obviously it has to be followed. And if at all the Solicitor General has indeed informed the Honourable Lieutenant Governor with regard to what the constitutional position is, then I think it is incumbent upon everybody. सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सरकार न बना पाने की टीस अब तक बीजेपी को सता रही है। जन लोकपाल के मुद्दे ने एक बार फिर बीजेपी को आम आदमी पार्टी को कोसने का मौका दे दिया है। राजनीतिक रोटियां सेकना और पॉलिटिकल एंगल देखना, उस एंगल से काम कर रहे हैं। सीरियसली उस पर सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो वो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करते और उसको जल्द से जल्द पूरा करते और लोगों के बीच में नए एक्ट को लागू करते हैं। बिना संवैधानिक तरीके से न कोई बिल पास होता, न कोई एक्ट पास होता, न कानून बनता। कानून तरीके से बनता है। अब तो कल कोई आदमी कोई भी कानून पे कहीं बना ले, तो ये असंवैधानिक कानून नहीं चलते हैं, न बन सकते। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जन लोकपाल के अलावा कई ऐसे वादे किए गए थे जो दिल्ली सरकार के बूते के बाहर हैं। सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल पर पहला आरोप अराजकता फैलाने का ही लगा है। लगता है जन लोकपाल के मुद्दे पर एक बार फिर वैसा ही कुछ होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। तो जन लोकपाल की जंग जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से ब्रजेश खलप्पा जी, साथ ही साथ संविधान विशेषज्ञ पीएम त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्रिपाठी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस जन लोकपाल बिल को लेकर इसे गैर कानूनी या असंवैधानिक कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, प्रोसीजर क्या होता है, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा तफसील से समझाइए। जी देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। दिल्ली आज भी संघ शासित क्षेत्र की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 239। जी, अंडर आर्टिकल 239 बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अंडर आर्टिकल 239A
there are special provisions related to Delhi. Under Article 239C, it is clearly written that Delhi State Assembly cannot bypass the Parliament prerogative and cannot present any law without prior approval of the President. यानी कि बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन के वे ऐसा कोई कार्य दिल्ली विधानसभा में नहीं कर सकते हैं और संसद को जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है वह दिल्ली विधानसभा पर प्रभावी होता है। यानी कि हमें तीन चीजें समझनी है इसमें। पहली बात कि दिल्ली की जो राज्य सरकार है वह अन्य राज्य सरकारों की भांति नहीं है। क्योंकि आज भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए वह अर्ध राज्य है, यानी संघ शासित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 से जो कि 1 फरवरी 1992 से लागू हो गया, उसमें यह अधिकार दिया गया कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिए एक विधानसभा बनाई जाएगी। उस विधानसभा में सदस्य होंगे जैसे अन्य राज्यों में विधानसभाओं में होते हैं और राज्य सूची के कुछ विषयों पर उनको कानून बनाने का अधिकार होगा जैसा कि दूसरे राज्यों में है। लेकिन चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए वहां की विधानसभा ऐसा कोई कानून नहीं पारित कर सकती जो संघ सूची के अंतर्गत आता हो, जो संसद के अधिकार क्षेत्र में हो और कोई भी कानून पारित करने के पहले राष्ट्रपति का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा। क्या कुछ समय सीमा भी है जहां तक दिल्ली के जन कितने समय पहले है जी राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना जरूरी है, इसमें कोई समय सीमा भी रखी गई है? नहीं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के लिए मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के लिए कोई भी कानून रखने के पहले विधानसभा में उनसे अनुमति लेना जरूरी है, जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहां से अनुमोदन लिया जाता है जो वे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। अच्छा, इस जन लोकपाल वाले मामले में अगर वहां की सरकार ऐसा करना चाहती थी तो उनको दो काम करना चाहिए था। पहला तो जो लोकपाल शब्द है ये संघ के कानून का शब्द है, यानी कि राज्यों के लिए लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है और संघ के लिए लोकपाल का। तो आप वह शब्द जो संघ के पदाधिकारी के लिए प्रयुक्त किया गया है वह शब्द आप राज्य के लोकायुक्त के रूप में नहीं प्रयुक्त कर सकते। अच्छा, यानी फिर आप या तो दिल्ली जन लोकपाल या दिल्ली कुछ ना कुछ तकनीकी रूप से आप पर आएंगे। जी त्रिपाठी साहब, ये भी समझने वाली बात है कि अब क्या अरविंद केजरीवाल जो कहते आए हैं, पहले तो ये कह रहे थे, ये दलील दे रहे थे कि जनता को समझाने के लिए कि अन्ना का जन लोकपाल है, इस वजह से हमने इसका नाम सीधा सीधा लोकपाल रखा है। अब क्या दलील पेश करते हैं ये देखना होगा। इस चर्चा में हम जोड़ना चाहेंगे रमेश बिधुड़ी जी को भी, जो बीजेपी के नेता है। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ब्रजेश जी का रुख करूंगा। ब्रजेश जी, अब आप लोगों को किस चीज से परेशानी हो रही है? अगर दिल्ली की सरकार एक सख्त कानून भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाना चाहती है तो आप अपने सहयोगियों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, पहले तो समझ ले कानून का मतलब क्या है। कानून का मतलब यही होना चाहिए कि भाई वो लीगल हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। अगर ये बिल्कुल भी है नहीं है तो ये कानून का दर्जा मिलता ही नहीं है इसको। और जो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको तो वो जो पास करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अब केजरीवाल की पार्टी में कोई तजुर्बे का कोई आदमी नहीं है और लेकिन उसके सहयोगी तो तजुर्बेदार है। आप तो तजुर्बेदार है ब्रजेश साहब, आप तो कांग्रेस के हैं, आप लोगों को काफी हमारा बात तो सुन ले वो। जी मैं आऊंगा, हमारा बात तो सुन ले। अच्छा बताइए। सुन तो लीजिए जी कि ऐसा है कि जब तजुर्बा किसी के पास हो, कोई भी अगर नया कहीं चुनाव जाता है तो तजुर्बे जिसके पास है उनके पास जाता है और बोलता है कि भाई हमको थोड़ा सिखा दो। ये लोग जो है कुछ सीखना नहीं चाहते, ये बल्कि और किसी को सिखाना चाहते हैं। ये जो भी काम करते आए हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक। और जैसे अभी जन लोकपाल पर ही अगर फोकस किया जाए तो इस पे किस बिंदु पर आप लोगों को ऐतराज है? कांग्रेस किस बिंदु के खिलाफ है? जी, ऐसा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 239 के मुताबिक कि आपको प्रेसिडेंट का एसेंट लेना है, तो प्रेसिडेंट का बिना एसेंट के या बिना उनके क्लियरेंस के आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो ये सब क्या नौटंकी नहीं है ये? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार नौटंकी करे। बीजेपी का रिएक्शन लेना चाहेंगे रमेश साहब।
आपके तरफ से चाहे पीएम कैंडिडेट हो नरेंद्र मोदी या फिर कोई दूसरा नेता हो, हर कोई यही कह रहा है कि 2014 लोकसभा चुनाव के लिए भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है और इसके लिए बीजेपी कमर कस चुकी है कि इसके खिलाफ लड़ना है। ऐसे में जब एक सरकार एक अच्छा कानून लाना चाह रही है जो भ्रष्टाचार पर नकेल कसता हो, तो बीजेपी को किस बात पर ऐतराज हो रहा है? उसका साथ क्यों नहीं देती है बीजेपी? बिदुरी साहब से हम रिएक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन ब्रजेश साहब आपसे एक सवाल। जी, आपको कहा जा रहा है, कांग्रेस को कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं वादा खिलाफी तो नहीं कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा जो 18 शर्तों की लिस्ट अरविंद केजरीवाल ने भेजी थी, जो खत भेजा था बीजेपी और कांग्रेस को, उसमें तीसरा पॉइंट था कि जन लोकपाल, वो लोकपाल जो अन्ना हजारे लाना चाहते थे, वही लोकपाल हम लेकर आएंगे, और उस समय आप लोगों ने हामी भरी। तो अब क्यों पलट रहे हैं आप? नहीं, उस पे हम कोई वो नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग टू दैट। वो पास कर ले, हमको कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोसीजर के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनली पास करे। जो भी हमको सब कहते हैं कि हमको सख्त लोकपाल की जरूरत है। जब लोकपाल बिल पास हो गया, ऑल इंडिया पार्लियामेंट में जब पास हो गया है, तो अब स्टेट में तो बनेगा वो लोकायुक्त। तो लोकपाल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है उनका। तो वैसे भी जो है, जो इन्होंने जो पावर्स दिए वो है अपना लोकपाल को, ये जरूरत से ज्यादा पावर्स दिए हैं। ये तो हम पहले से भी बोल के आए हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार अभी बात कर रहे हो इस बारे में। अरविंद केजरीवाल ये शुरू से कहते हैं कि ये तमाम पावर जो है वो लोकपाल के हाथ में होगा, मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी तक उसकी जद में होगा, ताकि उस पर वो कार्रवाई कर सके। बहरहाल आप पर लौटेंगे, आपका रिएक्शन और लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि चाहे हालात जो भी हों, हर हाल में वो जन लोकपाल बिल पास करवा कर ही रहेंगे। हमने ये कानून बनाया और कल से टीवी चैनलों पे चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती। दिल्ली विधानसभा को कानून पास करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं पास कर सकती तो चुनाव क्यों कराए थे? चुनाव कराए थे, एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाया था, तो कानून पास करने के लिए तो बनाया था। अगर केंद्र सरकार ने कानून पास करने थे तो चुनाव क्यों कराए थे? कह रहे गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रहा है। तो केजरीवाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रहा है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। रमेश बिदुरी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिदुरी साहब, वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा कि बीजेपी हर ओर कहती आई है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं और सबसे बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। ऐसे में एक अच्छा कानून लाना चाह रही है दिल्ली की सरकार, एक सख्त कानून लाना चाह रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो पार्टी साथ क्यों नहीं दे रही है आपकी? ये देखो, आपको कहां से गलतफहमी हो गई, पार्टी साथ नहीं दे रही है। हम पहले से ही जन लोकपाल के फेवर में रहे हैं, हम लोकायुक्त के फेवर में रहे हैं। हाँ। लेकिन अब वो जन लोकपाल में क्या लाना चाहते हैं? इस देश की 100 करोड़ की आबादी में केवल केजरीवाल ही एक सबसे ऐसे व्यक्ति है कि दुनिया में उनकी कई बात सत्य है। वो जन लोकपाल का प्रारूप क्या है, क्या लाना चाहते हैं, हमें भी तो दिखाए ना। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसका प्रारूप वो भेजे हमारे पास भी। उसमें ऐसा ना हो कि केंद्र के अंदर ऑलरेडी जन लोकपाल आया हुआ है, उस केंद्र के जन लोकपाल में, इस जन लोकपाल में हो सकता है केंद्र के समर्थन से सरकार चला रहे हैं और ये हमें बेवकूफ बना रहे हो। हम तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को फांसी लगनी चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कोई अफसर अगर भ्रष्टाचारी के मामले में पकड़ा जाए उसको तुरंत डिसमिस कर देना चाहिए। हम तो सस्पेंड की बात नहीं कर रहे हैं, डिसमिस करना चाहिए उसको तुरंत। तो मुख्यमंत्री भी इसकी जद में आना चाहिए, आपको लगता है? मुख्यमंत्री 100%, प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एनडीए के टाइम में, प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आना चाहिए। हमारी मांग रही है। केंद्र में जन लोकपाल पास हुआ है तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे जो हमने 25 में थे, 22 भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हमारी मानो, इन्होंने माना केंद्र में और केंद्र में पास हो गया वो। हम तो प्रधानमंत्री को भी उसमें लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वो बार बार लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी को अंदर भेजना चाहते हैं। किसने मना किया है? केजरीवाल जी को याद रहना चाहिए कि जो प्रोसेस है
जो सिस्टम है उसी के अनुसार होगा ना। एक दाल अगर 15 मिनट में पकनी है और वो कहेंगे मैं तो 10 मिनट में पकाऊंगा, 5 मिनट में पकाऊंगा, हाउ इज इट पॉसिबल? उसके लिए आप टेस्ट खोज रहे हैं दाल में, और जो तरीका है आपको उससे ऐतराज है खासतौर पर, इस पर लौटेंगे। लेकिन जी बिदुरी साहब, इस बीच हमारे दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि दिल्ली का लोकपाल क्या कहता है और केंद्र का लोकपाल क्या कहता है। दिल्ली का लोकपाल कहता है कि मुख्यमंत्री से लेकर ग्रुप डी के कर्मचारी तक जन लोकपाल में आएंगे, और जबकि केंद्र का लोकपाल दायरे में प्रधानमंत्री कार्यालय भी होगा। दिल्ली के लोकपाल कहता है कि भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा, वहीं लोकपाल का कार्यकाल 7 साल का होगा। भ्रष्टाचार के मामले में तय समय सीमा के भीतर जांच होगी। वहीं केंद्र का लोकपाल कहता है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष की नेता और चीफ जस्टिस इस लोकपाल के गठन में शामिल होंगे या उसका चयन ये पैनल करेगा। वहीं दिल्ली का लोकपाल कहता है कि 7 सदस्यीय पैनल में मुख्यमंत्री, सरकार के नामित सदस्य इसका हिस्सा होंगे। वहीं केंद्र का लोकपाल कहता है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस कर सकता है लोकपाल। तो ये अंतर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली का लोकपाल क्या कहता है और केंद्र का लोकपाल क्या कुछ कहता है। रमेश बिदुरी साहब, अगर कुछ गलत कानून बनता है, नियम के विरुद्ध जाकर बनता है, तो कोर्ट है ना, कोर्ट उसे खारिज भी तो कर सकती है। ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता है कि अभी तो फिलहाल अगर वो कह रहे हैं कि ये कानून आएगा तो भ्रष्टाचार रुक सकता है, तो जनता के लिए कम से कम आपको साथ देना चाहिए कि चलिए ठीक है, एक बार आने दीजिए इस कानून को, आने से क्या इसका नुकसान हो सकता है? नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे ना आने देने के लिए, उसका प्रारूप तो हमें दिखाएं। हम विपक्ष के लोग हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारी संख्या उनसे ज्यादा है, हमारे पास वो कॉपी भेजे, प्रारूप दिखाए, हमें लगेगा वो जनहित में है, जनता के हित में है। केजरीवाल की बात पर कैसे भरोसा कर लें? केजरीवाल ने तो कहा था 7 दिन में शीला को अंदर भेज दूंगा, केजरीवाल ने तो कहा शीला जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूंगा, केजरीवाल ने तो कहा सारे मंत्रियों को जेल भेज दूंगा। आज कांग्रेस के समर्थन में मेजे थपथपाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद वो लिबरल हो गए। आज वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहीं कांग्रेस के हाथों तो नहीं खेल रहे हैं। इसलिए हम उस लोकपाल को देखना चाहते हैं, हमें पहले उस पर हमारी तो टिप्पणी हो ना, हम भी तो देश के नागरिक हैं। केजरीवाल जवाब ब्रजेश साहब बड़े अच्छे से दे सकते हैं। ब्रजेश साहब, कहीं कांग्रेस उनको अपने हाथ की कठपुतली तो नहीं बना रही है? ये सीधा सीधा रमेश बिदुरी साहब आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, बीजेपी का कहना तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री का आकांक्षीदार जो है, उनके यहाँ कोई लोकपाल नहीं था। अभी अभी कुछ लोकायुक्त बना है, 10 साल तक उनके पास कोई लोकायुक्त नहीं था। उनके यहाँ जो है, आप जाइए और दारू जो है आपको आसानी से मिलेगा, लेकिन प्रोहिबिशन स्टेट है वहां पर, तो कितने पैसे का वहां पे वो हो रहा है, इनकम हो रहा है, जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के जेब में ही जाता है। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि भाई वो वहां लोकायुक्त नहीं बनाए, तो 10 साल तक वो खाली रखा था लोकायुक्त का। अब आकर के यहाँ दिल्ली में दूसरा रूप दिखा रहे हैं। इनका तो वो पुरानी खेल है, तो इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी करेंगे ये मिस्टर केजरीवाल एंड पार्टी, वो जो भी करेंगे सही कॉन्स्टिट्यूशनली करेंगे और सही लीगली जो रास्ता है उसी को लेकर के करेंगे। तो आप भी उसका साथ देंगे? बीजेपी का भी यही कहना है कि प्रारूप हमें दिखाया जाए, उसके बाद अगर वो सब कुछ सही लगता है तो हम उनका साथ देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए हमारे दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी के ड्रीम बिल जन लोकपाल पर सवाल उठे तो पार्टी आग बबूला हो गई है। पार्टी के नेताओं के साथ एक मोर्चाबंदी करते हुए जन लोकपाल की घेरेबंदी शुरू कर दी गई है। आप पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंगो को केंद्र का एजेंट तक कह दिया है। कौन कहता है? केजरीवाल सरकार के ड्रीम बिल पर जब सवाल उठे तो आम आदमी पार्टी की सियासत कुछ इस तरह बौखला गई कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को कांग्रेस का एजेंट तक कह डाला। आपके प्रवक्ता आशुतोष ने केंद्र सरकार से लेकर उपराज्यपाल तक पर एक के बाद एक हमले किए। आशुतोष ने एलजी पर आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात तो ये है कि सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जनता के बीच में कैसे लीक हो गया, ये न्यूज एजेंसी के पास कैसे पहुंच गया। इसका मतलब यह कि जानबूझकर इस पत्र को, चिट्ठी को लीक किया गया है। इस बात की जवाबदेही लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी है और इस बात की जवाबदेही सॉलिसिटर जनरल की भी है कि आखिर किस मकसद से इसको लीक किया गया। मेरा मानना यह है कि इसके पीछे दरअसल राजनीति की जा रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार को एक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। आरोप के छींटे जब सरकार के दामन तक पहुंचे तो पलटवार लाजमी था।
कि आपको मालूम है ना कि जिसको शासन का कुछ मालूम नहीं, जिसके पास कुछ अनुभव नहीं है, जिसके पास कोई जवाब नहीं है, तो ऐसे आलोचना तो करेगा, ऐसे आरोप तो लगाएगा। बात यह जो बयान आशुतोष ने दिया है, मुझे उस पर एतराज है। बात बड़े अच्छे शब्दों में कही जानी चाहिए। कोई बात कहिए, देख लो आप किसके लिए कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। आप हर वक्त हर एक के लिए कीचड़ उछाल देते हैं। आप संवैधानिक है, बाकी सब संवैधानिक है, ये तो बात सही नहीं है। अपने फैसलों से चौतरफा घिर रही केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाने का मौका बीजेपी को भी मिल गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अराजकता फैलाने वाली पार्टी करार दिया है। अब वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सॉलिसिटर जनरल ने भी ये बात कह दी है। पुराने सेक्रेटरी और संविधान जानने वाले कश्यप साहब ने भी ये बात कही है। अगर ये संवैधानिक है तो इनको फर्क क्या पड़ता है? संविधान के मुताबिक काम करें। 2 दिन और लग जाएंगे, एलजी से परमिशन ले लें, सेंटर से परमिशन ले लें, जो कि एक नियम है। परंतु किसी नियम को न मानना और घोर अराजकता फैलाना, ये पार्टी एक घोर अराजक पार्टी है और ये 2-4 दिन इस प्रकार का दिखावा कर रही है और इनका नजर केवल लोकसभा के चुनाव पे है, पर लोग इनकी जो असलियत है उसको समझ गए हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में सियासी चमक बिखेरने वाले सीएम केजरीवाल ने जिस रफ्तार से सुर्खियां बटोरी, उससे भी तेज रफ्तार से विवादों ने उनका दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव पर केजरीवाल की नजर है, लिहाजा वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार वादा कर चुकी है कि 16 फरवरी को होने वाली पब्लिक मीटिंग में जन लोकपाल बिल हर हाल में पास करवाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो देखा, अपने एलजी पर भी निशाना साधने से चूकते नजर नहीं आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। हमारे साथ ब्रजेश खलप्पा जी कांग्रेस से बने हुए हैं। ब्रजेश जी, ये तो सीधे सीधे आप पर भी आरोप लगाया है कि आपने एजेंट बनाया, वो भी किसे, एलजी साहब तक को आपने अपना एजेंट बना लिया है और ये आपके सहयोगी आप पर आरोप लगा रहे हैं। जी, ऐसा है कि केजरीवाल की पार्टी को जो देखिए जबान पे कोई हड्डी नहीं होता है ना, तो आप जो मर्जी बोल दो वो, क्योंकि जैसे भी वो घूम लेता है, तो ऐसी बात है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनका कोई बोलने का कोई वो नहीं है, नियम नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जी ब्रजेश साहब, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और अरविंद केजरीवाल ने खत लिखकर कहा है कि मैं आपका बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ क्रियाकलाप हुए हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं उससे कहीं ना कहीं आहत हूं, उससे दुखी हूं। बिल की कॉपी भेजे बिना आपने राय कैसे ले ली, ये कैसे मांग ली राय, ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल ने अपने खत में लिखा है। आपको बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता आशुतोष ने जहां एजेंट करार दिया कांग्रेस का एलजी को, वहीं दूसरी ओर अब अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस बात को संभालने की कोशिश में नजर आ रहे हैं, एक तरीके से समझा जाए तो, क्योंकि अब एक खत लिखा है और खत लिखने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से बेहद दुखी हूं और बिल की कॉपी भेजे बगैर आपने राय कैसे मांग ली, ये अरविंद केजरीवाल ने अपना दुख व्यक्त किया है खत में। पीएम त्रिपाठी साहब संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीएम साहब, जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने खत में लिखा है, अगर इसे समझाने की कोशिश की जाए हमारे दर्शकों को सीधे शब्दों में, तो क्या बिल की कॉपी जिसकी बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसको देखे बगैर राय लेने की बात गलत ठहरा रहे हैं? क्या नियम होता है इस पर? इसका नियम यह है कि जब भी दिल्ली में सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो विधानसभा में रखने के पहले उसे उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदय जब अपनी स्वीकृति देते हैं तब वे उपराज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार को, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को सूचित करते हैं और तब वह विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। यहां पर जो तकनीकी खामी दिख रही है, प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जब हमने अभी तक अपने विधेयक की प्रतिलिपि आपको दी ही नहीं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी प्रक्रिया जो है वह संविधान के विपरीत है या संविधान के अनुसार है। ये तो आप जब उसको पढ़ते देखते तब कहते। दूसरी बात यह है कि देखिए, लीगल ओपिनियन एक्शन के पहले लिया जाता है, बाद में नहीं लिया जाता है। अच्छा, तो दिल्ली सरकार की जो प्रक्रियागत कमी दिख रही है वो ये कि उनको
विधानसभा पटल पर बिल रखने के बाद अनुमति नहीं लेनी है, बिल रखने के पहले ही अनुमति लेनी है। अच्छा। जो कि बिल रखने के पहले उनको अनुमति लेनी है। यानी विधेयक का मसौदा जब आप विधानसभा के पटल पर रखेंगे तो उसके पहले आप माध्यम से राष्ट्रपति के कार्यालय से अनुमति लेंगे। राष्ट्रपति महोदय जो भी आदेश देंगे उस अनुसार उनकी अनुमति या नहीं अनुमति देना जो संघ सरकार के निर्णय से होगा। ये भी राष्ट्रपति का विशेषाधिकार या उनका विवेकाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को संविधान में अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का निर्देश है। बिल्कुल। वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित हैं। तो राष्ट्रपति की ओर से भी जो आदेश निर्देश आएंगे वे संघ के मंत्रिपरिषद के अनुसार जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार राष्ट्रपति महोदय उपराज्यपाल को त्रिपाठी साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो चीज मोटी मोटी समझ में आ रही है वो ये कि पटल पर रखने के पहले ही ये राय लेनी चाहिए थी जो अरविंद केजरीवाल बाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ बिदुड़ी साहब बने हुए हैं। बिदुड़ी साहब, अब इससे आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जो पहले ये कह चुके थे केंद्र के पास तो हम भेजेंगे इन्हें, उसके बाद जब असंवैधानिक एलजी साहब की तरफ से कहा गया तब अरविंद केजरीवाल खत लिखते हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हैं मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी। मैं इसमें दो बात कहना चाहूंगा। एक तो आशुतोष जी ने जो एजेंट नाम कहा है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, वो एक संस्था है। वो बात वहां पर एलजी कौन बैठा हुआ बात उसकी नहीं, संस्था है। वो देश में अराजकता ना फैलाए, मेरा निवेदन है। आशुतोष जी पत्रकार रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे, तबेले से निकल कर नहीं आए। मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से कंडम करता हूं। नंबर 1, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा अभी संवैधानिक दृष्टि से उन्होंने कहा है कि वो उनसे सलाह, उनसे आदेश नहीं लेना है। बिल के प्रारूप की कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजनी पड़ेगी, उनको वो देखेंगे, फिर गृह मंत्री के पास जाएगी। गृह मंत्री देखेंगे कि ऑलरेडी के अंदर में जन लोकपाल पास कराया जा चुका है, कहीं वो कंट्राडिक्शन ना हो उसमें, उसके बाद वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, कॉपी जाएगी। साहब, ये एक प्रोसीजर होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस प्रोसीजर को पहले ही नकार चुके हैं। हमारे साथ ब्रजेश साहब भी मौजूद है। वक्त हमारे पास बहुत कम है ब्रजेश साहब, बेहद कम, 30 सेकंड का वक्त है हमारे पास। आपसे लास्ट रिएक्शन चाहूंगा जो अरविंद केजरीवाल ने खत लिखा है इसको लेकर। जी, ऐसा है कि केजरीवाल साहब जो है, अब पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, वो जीत ले, अपना जो पार्लियामेंटेरियंस जीत ले और संविधान को बदल दे, और चाहे जो अपना संविधान बदलने के बाद जो है अपना जो भी करना है कर ले। तो चलिए, यानी अभी जो नियम है वो सभी के लिए है और उसी के तहत अरविंद केजरीवाल हो या फिर कोई दूसरी सरकार हो, सबको उस नियम का पालन करना होगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल, आप न्यूज नेशन के साथ लगातार बने रहिए क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थकता। नमस्कार।